तो मेरे भाई मैंने रिसेंटली वन पीस मांगा से कैचअप किया है और जो कुछ भी मैंने रीड किया है मेरे को ऑनेस्टली वो ठीक ठाक ही लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि किस तरीके से मैं पूरे ब्रुक के पूरा जो होल बैक स्टोरी है, जो हमको फिर से ब्रुक का बैक स्टोरी मिल रहा था और हम लोग फ्लैशबैक में गए थे। ऑलरेडी हम लोग ये पूरे एल्बेफ आर्क में हमारे भाई ज़बेक रॉकस्टी ज़बेक के फ्लैशबैक से आ रहे थे, तो हमने वो फ्लैशबैक से आने के बाद हम लोकी और हमारे भाई ईमू को फाइट करते हुए देख रहे थे। तो वो पूरे फाइट के दौरान जब हम लोग गए फ्लैशबैक में, ब्रुक के फ्लैशबैक में, तब मैं मतलब बहुत बड़ा फैन नहीं था उस पूरे मूव का। मेरे को पर्सनली लगता है कि ब्रुक का कैरेक्टर, जो ब्रुक का बैक स्टोरी है, जिस तरीके से आइसोलेशन से वो गुजरा, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओडा ने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रुक के ये पूरे फ्लैशबैक की तरफ बिल्ड नहीं किया है, क्योंकि थ्रिलर बाग से ही हमको हिंट्स दे दिया गया था। ओडा ने बताया था कि किस तरीके से ब्रुक एक्चुअली एक किंगडम से आता है, वो सोल्जर था, वो सब सारी चीजें ब्रुक के कैरेक्टर में ओडा ने अच्छी तरीके से फोरशैडो किया था। तो जो बेसिस है, जिसके बेसिस के ऊपर ओडा ने ये पूरे फ्लैशबैक को हमको दिखाया है, वो हाईली जस्टिफाइड है। पर आई वॉज नॉट रियली ह्यूज फैन ऑफ इट, मैं मतलब डेफिनेटली मेरे को पसंद आया जो कुछ भी मैंने देखा, पर मैंने पहले भी बात किया है कि किस तरीके से ओडा थोड़ा ओवर कनेक्शन करता है स्ट्राइड पायरेट्स को लेके। कोई मतलब साधारण मतलब एज एज आई जस्ट डोंट वांट मोर स्ट्राइड पायरेट्स टू बी ऑफ सम स्पेशल लिनिएज और समथिंग लाइक दैट, राइट। मैं वही बोल रहा हूँ। ब्रुक वाज अ रियली कूल कैरेक्टर। हमको मतलब देख अगर तो बोलेगा लूफी को लेके, तो लूफी के नाम में डी है, बाद में जोरो का हमको पता है कनेक्शन किस तरीके से शिमोत्सुकी क्लैन से होता है। सांजी ऑलरेडी प्रिंस है, तो हमको उसका पूरा कनेक्शन पता है जर्मा किंगडम के साथ। और कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, रॉबिन, मतलब आगे चलते हुए ऐसा ना हमको लगे कि ओडा बोले कि रॉबिन का बाप कोई स्पेशल है, वो सब सारी चीज के मतलब हमको पता है कि रॉबिन का बैक स्टोरी क्या है। ओलिविया, हमको उसका पता है पूरा चीज। मैं यहाँ पर बोलना ये चाहता हूँ कि आई जस्ट डोंट वांट एवरीवन टू बी सम काइंड ऑफ सुपर हीरो और समथिंग लाइक दैट मैन एंड हैव सम स्पेशल कनेक्शंस। इट्स जस्ट फाइन। लाइक नामी का कैरेक्टर है, अब मेरे को उसका कुछ भी और बैक स्टोरी नहीं चाहिए मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकी को, मतलब जब हम लोग वानोकुनी में थे तब ओडा ने बोला था कि फ्रैंकी का बाप है काइंड ऑफ अ क्वीन फ्रैंकी का बाप है। लाइक आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। लाइक उसने मतलब ओडा ने मतलब मांगा में भी ये नहीं बताया है, उसने कोई मतलब जो SBS आता है उसमें बताया था, तो वो मतलब मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि फ्रैंकी का बाप हमको पता है कि कौन है, क्योंकि मांगा में वो था ही नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ओडा काइंड ऑफ मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्ट्रक्चरली जो कुछ भी ब्रुक के साथ ओडा ने किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है स्टोरी लाइन में, और पूरे शूरी और ब्रुक के पूरे चीज को लेके, पूरे फ्लैशबैक को लेके वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है ओडा ने। बट एट द सेम टाइम आई डेफिनेटली डू बिलीव दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विद ओवर कनेक्शन विद स्ट्राइड पायरेट्स। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइड पायरेट्स जस्ट ऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ पीपल, बट ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ल्ड में जो बेसिकली इतना मैसिव वर्ल्ड है वन पीस का, उसमें ऑर्डिनरी बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना डेफिनेटली मुश्किल है। ये पूरे फ्लैशबैक में मेरे को ब्रुक का गाना, दो गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। एक था ओनली बोन्स गेट लेफ्ट बिहाइंड, और दूसरा जो गाना था बज ऑफ। वो दोनों गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था ब्रुक का। हमको इनिशियली ऐसा बताया गया था, या इनिशियल चैप्टर्स में जब ये मतलब फ्लैशबैक स्टार्ट हो रहा था, मेरे को सही तरीके से याद है कि ऐसा हिंट किया गया था कि ब्रुक भी रॉयल लिनियज से है। तब मैं मतलब बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। पर नेक्स्ट चैप्टर में हमको ओडा ने बताया कि किस तरीके से ब्रुक एक्चुअल रॉयल लिनियज से नहीं आता है, वो मतलब मिला था किंग लुवेन के साथ, और बाद में उनका मुलाकात होता है, उन लोग दोस्त बन जाते हैं। ब्रुक ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसका सैड पास था, और जो एक टिपिकल काइंड ऑफ अ चीज है वन पीस के कैरेक्टर के बैक स्टोरीज के साथ। तो हमको यहाँ पर ब्रुक मतलब उसके छोटे बचपन में उसका बचपना कैसा था वो हमको दिखाई दे रहा था। किंग लुवेन किस तरीके से हमारे भाई ब्रुक से मिलता है। एस्पेरिया किंगडम के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे, तो किंग लुवेन कैसे मिलता है ब्रुक के साथ, और ब्रुक को कैसे वो काइंड ऑफ अपने अंडर लेता है। और बाद में हमको पता चलता है कि ब्रुक किंग लुवेन को बेसिकली बिग ब्रो बोल रहा था, क्योंकि वो मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, पर वो काइंड ऑफ वो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था उन लोगों के बीच में। और हमको पता है कि किस तरीके से वन पीस हाईली एम्फोसाइज करता है कि ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं है। वो हमको पता है कि वन पीस कितने डीपली इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेरिश करता है। लूफी, एस, साबो, वो सब सारा उनका डायनेमिक। ये फ्लैशबैक में हमको ये भी पता चलता है कि ब्रुक को जो सोर्ट्समैनशिप है वो एक्चुअल में सिखाया है कैंडल ने, जो बेसिकली इनिशियली
एक्चुअली हाई रैंकिंग सोल्जर थी पूरे एस्पेरिया किंगडम में, जो रिस्पॉन्सिबल थी किंग लूवेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे चलते हुए वो किंग लूवेन की वाइफ बन जाती है। तो वो एक काफी कूल था कि ब्रुक को स्वॉर्ड्समैनशिप ये प्रिंसेस ने सिखाया था या क्वीन ने सिखाया था एक तरीके से, और ब्रुक डायरेक्टली उसके अंडर काम कर रहा था या उसके ट्यूटलेज में था। अब एस्पेरिया किंगडम के साथ एक्चुअली क्या हुआ था वो हमको पता नहीं है। हमको पता है कि हुआ क्या है, पर एक्चुअली क्या हुआ है वो हमको पता नहीं है। क्लैरिटी नहीं है उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, इन सेंस कि जब प्रिंसेस शूरी का जन्म होता है तब ब्रुक और प्रिंसेस शूरी के हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस शूरी छोटी बच्ची थी, बाद में वो 14 साल की हो जाती है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फेज देख रहे थे, और ब्रुक कैसे उसके साथ हमेशा बने रहता था, कि किस तरीके से ब्रुक काइंड ऑफ उसको नर्चर कर रहा था। वो सब सारी चीजें बहुत ज्यादा फनी मोमेंट्स में थे। पर ब्रुक प्रिंसेस शूरी के साथ बात करते हुए वो उसको बताता है कि किस तरीके से प्रिंसेस शूरी का जन्म होने से पहले एस्पेरिया किंगडम और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से एस्पेरिया किंगडम कंप्लीटली टर्मोइल में चला गया था। और यही पूरे कॉन्फ्लिक्ट के वजह से कैंडल बीमार भी पड़ गई थी, जो फ्यूचर क्वीन थी वो बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, और एस्पेरिया किंगडम की हालत बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा था ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब वहां पर उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअल में क्या हुआ था वो सब सारी चीजें, वो सब सारी डिटेल्स हमको पता नहीं है। पर ये कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद ही, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एस्पेरिया किंगडम का हालत खराब हो गया था, पर उसके तुरंत बाद ही किंग लोवेन और कैंडल के बीच में शादी हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा किंगडम काइंड ऑफ जॉय में था, बहुत ज्यादा खुश थे लोग। और आगे चलते हुए क्वीन कैंडल और किंग लूवेन दोनों लोग के बीच में बच्चा होता है जिसका नाम है शूरी, और सब सारा मतलब किंगडम बहुत ज्यादा खुश थे। सब सारे लोग देखना चाहते थे कि प्रिंसेस शूरी कैसे दिखती है। ये फ्लैशबैक में हम लोग एस्पेरिया किंगडम के ऊपर नेचुरल कैलेमिटी भी आते हुए देखते हैं। ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था कि जब एस्पेरिया किंगडम का लफड़ा चल रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, तब एस्पेरिया किंगडम को व्हाइट फॉग सराउंड कर लेता है, कोई एक मिस्ट सराउंड कर लेता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ होता है एस्पेरिया किंगडम में, इंक्लूडिंग क्वीन कैंडल का। तो ये बहुत ज्यादा हाईली सस्पिशियस था मेरे लिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये सच में नेचुरल कैलेमिटी था, मुझको पता नहीं है। बट सब सारी चीज, सब सारे इंसिडेंट में, ये पूरे फ्लैशबैक में ओडा ने काइंड ऑफ एक कंसिस्टेंटली एम्बिग्विटी बना के रखा है कि इंसिडेंट में एक्चुअली क्या हुआ था, ये सब सारी चीजों को लेके। तो वो क्वाइट फैसिनेटिंग है। अब क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी आया था पूरे एस्पेरिया किंगडम के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, तो ये बहुत ही एक बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन डाला पूरे एस्पेरिया किंगडम के फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, उनके इकोनॉमी को लेके। तो ये पूरे स्थिति में एस्पेरिया किंगडम केपेबल नहीं थे कि उन लोग हेवनली ट्रिब्यूट दे पाए वर्ल्ड गवर्नमेंट को, क्योंकि हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट रहने के लिए सब सारे किंगडम्स को हेवनली ट्रिब्यूट पे करना पड़ता है, तभी सब सारे किंगडम्स एसोसिएटेड रह सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो एस्पेरिया किंगडम ये पूरे नेचुरल कैलेमिटी से बाहर निकल रहा था और उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, इस वजह से उन लोग हेवनली ट्रिब्यूट नहीं दे पा रहे थे वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इन टर्न डिमांड करते हैं कि क्योंकि एस्पेरिया किंगडम हेवनली ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, इस वजह से एस्पेरिया किंगडम 1000 स्लेव्स कंट्रीब्यूट करे बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट को। और उसका मतलब यही है कि अगर लूवेन अग्री करता है 1000 स्लेव्स देने के लिए, तो उनका जिंदगी मतलब नर्क में ही, नर्क से भी बदतर है। अगर कोई स्लेव बन के जाता है मारिजुआ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के कैसल पेंजिया में, या मारिजुआ पे जाता है, उनका जिंदगी मतलब नर्क से भी बदतर है। तो किंग लूवेन कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है इस रिक्वेस्ट को, और किंग लूवेन के रिजेक्शन का मतलब ये है कि किंग लूवेन अगेंस्ट जा रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के, और ऑब्वियसली ये पूरा मतलब सिचुएशन हिंट कर रहा था एक वॉर की तरफ। तो किंग लूवेन बोलता है कि मैं 1000 स्लेव्स नहीं दूंगा और हम लोग मतलब वॉर लड़ेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो इवेंचुअली वॉर ब्रेकआउट होता है, ब्रुक पार्टिसिपेट करता है इस पूरे वॉर में, और बाद में हमको फाइनली दिखाई देता है किंग लूवेन का डेथ। और किंग लूवेन का डेथ हुआ था प्रिंसेस शूरी के हाथों से। हमको यहाँ पर म्यांमार फैमिली का एक बंदा दिखाई दे रहा था, जिसका जिसका प्यूपल्स डायलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, सेम एज प्रिंसेस शूरी, जो करंट प्रिंसेस शूरी है वो ऑब्वियसली। यहाँ पर ये पूरे फ्लैशबैक में हमको ईमू का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। सेलेस्टियल ड्रैगन का एक मेंबर था,
मायनमार फैमिली का वो हमको बंदा दिखाई देता है। यहाँ पर ईमू ने क्लियरली, ईमू भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर ईमू ने क्लियरली डोमे रिवर्सल यूज किया था गुनको के बॉडी के ऊपर। तो गिनको ने उस पूरे स्थिति में किंग लूवन का डेथ कर दिया। और यहाँ पर गुनको क्वाइट इंटरेस्टिंगली कई सारे क्रेजी बातें कर रही थी। गुनको बोल रही थी, गुनको या प्रिंसेस शूरी बोल रही थी यहाँ पर जब उसने मतलब अपने डैड को मार दिया था या किंग लूवन को मार दिया था, तो वो बोल रही थी किस तरीके से किंग लूवन उसका डैड भी नहीं है, वो उसका बाप भी नहीं है। और यहाँ पर बातें ये भी चल रहा था कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किंग लूवन के ऊपर, एस्पिरिया किंगडम के ऊपर कंडीशन नहीं डाला था कि अगर हेवनली ट्रिब्यूट तुम लोग नहीं पे करोगे तो 1000 स्लेव्स देना पड़ेगा। ये कंडीशन गुनको के हिसाब से, ठीक है, गुनको के हिसाब से डोमे रिवर्सल्ड गुनको या प्रिंसेस शूरी के हिसाब से वो कंडीशन नहीं डाला था। तो ये बहुत ज्यादा इंसेन बातें था। यहाँ पर जो हमको सिलेस्टियल ड्रैगन या होली नाइट दिखाई दे रहा था, ये जो बंदा दिखाई दे रहा था वो बोल रहा था कि किस तरीके से हम लोग यूजुअली ऐसे कंट्री में इंटरफियर नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूजुअली पर्सनली आते नहीं हैं, पर ये जो आइज है, जो उसका भी आइज था जो बेसिकली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में था, तो वो बोल रहा था किस तरीके से वो आइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आइज सेम आइज अवेकन होने वाला है गुनको में। और वो बोल रहा था कि ये मतलब अवेकन होगा, इस वजह से उन लोग यहाँ पर आए थे। और हमको ईमू भी दिखाई दे रहा था। अब ये आइज का पावर्स क्या है वो हमको पता नहीं है। जब ब्रुक मतलब फ्लैशबैक में एक टाइम पे हमको दिखाई दे रहा था कि ब्रुक ट्रेन कर रहा था प्रिंसेस शूरी को, तो उस टाइम पे उस ट्रेनिंग में ब्रुक ने बोला था किस तरीके से प्रिंसेस शूरी काइंड ऑफ, उसको लगता है, ब्रुक को लगता है कि ट्रेनिंग में प्रिंसेस शूरी को फाइट करते हुए देख उसको लगता था कि प्रिंसेस शूरी काइंड ऑफ फ्यूचर में देख सकती है। तो मे भी मेरे को लगता है कि मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस शूरी के पास वो आइज का डोजुत्सु का एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में, एक्सट्रीम फ्यूचर में देख सकती है। आई डोंट नो व्हाट द हेल इट इज, ऑलराइट, आई डोंट नो, लाइक दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हमको पता है कि उसका पॉसिबिलिटी है भी, क्योंकि हमको थर्ड आई ट्राइब, हमको पता है कि एक ट्राइब है जो बेसिकली पोनिग्लिफ्स को रीड कर सकते हैं उनके पावर अवेकन होने के बाद। हमको पता है कि किस तरीके से पोसाइडन अवेकन हुआ था बिग टिटीज मरमेड प्रिंसेस शिराहोशी में, तो वो हमको पता है कि वो इनहेरिटेंस का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी क्रेजी चीजें होता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ शूरी हैज द एबिलिटी, प्रिंसेस शूरी हैज द एबिलिटी टू सी इन द एक्सट्रीम फ्यूचर, ऑलराइट। आई डोंट नो, ऑलराइट। यहाँ पर ये पूरे सीरीज में टाइम रिलेटेड भी डेविल फ्रूट था, ठीक है, तो वो भी इंसेन लेवल की बातें हैं, पर वो हम लोग अलग टाइम करेंगे। ब्रुक के फ्लैशबैक से हम लोग वापस आने के बाद ब्रुक रोते हुए बोल रहा था सबसे स्ट्राइड पायरेट्स को कि प्रिंसेस शूरी को वो फिर से और एक चांस देना चाहता है। और सब सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स जो कोई भी मौजूद थे नामी, जिनमें सब सारे लोग बोल रहे थे कि उन लोग मदद करेंगे ब्रुक की। यहाँ पर ईमू और लोकी के फाइट में ईमू ब्लैक फ्लेम्स को मैनिपुलेट करते करते वो बहुत ही गंदी तरीके से लोकी को मारता है यार। और वो ब्लैक फ्लेम्स को हमको पता है कि वो सोर्ड में भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो काइंड ऑफ ब्लैक बॉल काइंड ऑफ चीज मार रहा था जो अपना एक खुद का लाइफ फॉर्म काइंड ऑफ लेते हैं, और वो उसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करके एक मैसिव सोर्ड अटैक मारता है लोकी के ऊपर, जिसकी वजह से लोकी जाके गिर जाता है। और क्वाइट इंटरेस्टिंगली लोकी वहीं पर गिरता है जहां पर प्रिंसेस शूरी है, और लोकी का जो रैगनार है, जो उसका हथौड़ा है, वो जाके गिरता है आइस के ऊपर, जिसके अंदर जो बेसिकली प्रिंसेस शूरी कैद है। तो वहां पर हम देख रहे थे कि वो आइस काइंड ऑफ क्रैक हो रहा था वो जब रैगनार गिरता है उसके ऊपर। और बाय द वे रैगनार का ही एबिलिटी है वो, जिसकी वजह से गुण को बेसिकली आइस में है, तो रैगनार उसको बहुत ही आसान तरीके से रिवर्ट कर सकता है। और जो वो हथौड़ा गिरा था लोकी के हाथ में से छूट के, वो हथौड़ा गिरा था, रैगनार गिरा था आइस के ऊपर, वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है वो पूरे आइस को। तो आगे चलते हुए हमको प्रिंसेस शूरी या गुण को फिर से वहां से एस्केप करते हुए दिखाई देने वाली है। अब वो अपने कॉन्शियसनेस में रहेगी या इमो उसको मैनिपुलेट करेगा, वो सब सारी चीजें हमको पता नहीं है, बट दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी रिगार्डलेस। अब लोकी इमू के अगेंस्ट अच्छा खासा बीटिंग लेने के बाद हम देखते हैं इवेंचुअली वो हम लोग मोमेंट देखते हैं जो हम लोग हाईली एंटिसिपेट कर रहे थे, जहां पर लूफी चिप इन करता है ये पूरे बैटल में और वो एक गंदी तरीके का पंच मारता है इमू को, जो एक बहुत ही आइकॉनिक पैनल है मेरे हिसाब से। लूफी का पंच इमू के ऊपर, इमू के फेस के ऊपर सेंट चार्लोस का मेरे को याद दिलाया जब लूफी ने साबा उदियार के पहले गांव में वो सिलेस्टियल ड्रैगन को पंच मारा था बहुत ही गंदी तरीके से, वो बहुत ज्यादा कूल था। तो उसी तरीके से यहाँ पर
पर लूफी ने पंच मारा है सेंट नरोना ईमू के ऊपर और हम देखते हैं कि एक बैटल इनिशिएट होता है लूफी और सेंट नरोना ईमू के बीच में। ईमू लूफी को देख के जॉय बॉय करे जा रहा था। वो बोल रहा था कि जॉय बॉय फिर से मेरे सामने आ गया है फाइट करने के लिए, ये सब सारी चीजें वो बोल रहा था, बके जा रहा था। और ईमू और लूकी भी जब फाइट कर रहे थे तब वो बोलता है कि किस तरीके से 800 साल पहले जायंट्स को उसने हराया था बच्चों को किडनैप करके, और वो बोल रहा था कि इस तरीके से हिस्ट्री फिर से रिपीट करता है बार बार। तो यहाँ पर जो ईमू ने 800 साल पहले किया था वही वो यहाँ पर फिर से करने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चों को किडनैप करके काइंड ऑफ सब सारे जायंट्स के विल को ब्रेक कर रहा है। और ऑलरेडी उसने अपना डॉमी रिवर्सल के जरिए से अपना जायंट आर्मी क्रिएट करने की कोशिश किया था, जिसको चॉपर ने काइंड ऑफ वियर्ड अपने डाउल फ्रूट की एबिलिटी की मदद से वो काइंड ऑफ रिवर्ट कर पा रहा था उनको। और हमको पता है कि और एक फ्लॉ जो डॉमी रिवर्सल में है वो ये है कि एक बंदे को मतलब जान से मारने के बाद उसका बॉडी फिर से काइंड ऑफ फिर से रीशेप हो जाता है, या वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जो कोई भी डॉमी रिवर्स्ड हुआ है उनको जान से मार दो, उन लोग फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। वो काइंड ऑफ वियर्ड चीज है। पर हाँ, ये सब सारी चीजें ईमू बोल रहा था, अपने पास्ट के बारे में बोल रहा था। और जब वो लूफी के साथ फाइट कर रहा था फिर से वो पास्ट में अटका हुआ है हमारा भाई ईमू। ठीक है, वो बार बार लूफी को जॉय बॉय बोल रहा था। वो बोल रहा था कि जॉय बॉय तू मेरे सामने आ गया है, वो सब सारी चीजें। अब जब लूफी और ईमू का फाइट इनिशिएट होने जा रहा था, प्रॉपर फाइट इनिशिएट होने जा रहा था, उससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पूरे एल्बेफ में चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि जो जैपलिन ने मॉन्स्टर क्रिएट किया था, जो ज़ाज़ा मॉन्स्टर क्रिएट किया था, जो वाटर गॉड है या मतलब रेन गॉड है, ठीक है रेन गॉड है, हमको मैसिव एक क्रीचर दिखाई दे रहा था जिसको ज़ाज़ा बोला जा रहा था, रेन गॉड। तो वो बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि सांजी फाइट करने की कोशिश कर रहा था जैपलिन के साथ। हमको पता है कि ईमू ने अपना पावर शेयर किया है जैपलिन और सेंट सोमस के साथ, तो ईमू अपना पावर शेयर कर सकता है। और हमको ये भी इंडिकेशन दिया गया था पास्ट के आर्क्स में कि किस तरीके से लूफी भी अपना पावर शेयर कर सकता है। अभी उसको पता नहीं है शेयर करना कैसे है, पर वो आगे चलते हुए हमको दिखाई देगा अपना पावर शेयर करते हुए। तो यहाँ पर सांजी फाइट कर रहा था जैपलिन के साथ, और सांजी बोल रहा था कि किस तरीके से उसको पता है कि उनका वीकनेस क्या है, होली नाइट्स का वीकनेस क्या है। हमको पता है कि उनका वीकनेस है कि कॉन्कर्स हाकी के जरिए से, और अगर एक इंडिविजुअल कॉन्कर्स हाकी के जरिए से सक्सेशन में अटैक मारते जाता है तो होली नाइट्स को, जो बेसिकली उनका बॉडी काइंड ऑफ इमॉर्टल है, तो होली नाइट्स को मारा जा सकता है, जान से मारा जा सकता है या रिस्ट्रेन किया जा सकता है। पर कॉन्कर्स हाकी यूज करना बहुत ज्यादा असेंशियल है। तो यहाँ पर जैपलिन क्वेश्चन करता है सांजी को कि क्या तू बोल रहा है कि तू कॉन्कर्स हाकी यूज कर सकता है और तू कॉन्कर्स हाकी यूज करके मेरे को हरा सकता है। तो सांजी को मतलब हम देख रहे थे कि सांजी सोच रहा था वो मोमेंट के साथ, गबान का पूरा जो मोमेंट था जहाँ पर गबान ने सेंस किया था कि जोरो कॉन्कर्स हाकी यूज कर सकता है, और सांजी बोल रहा था गबान को कि क्या मैं भी यूज कर सकता हूँ कॉन्कर्स हाकी। तो यहाँ पर उस टाइम पे गबान ने बोला था सांजी को कि किस तरीके से वो काइंड ऑफ अपने आप को हेल्ड बैक कर रहा है, वो अपने आप को ही रोक रहा है। वो बोल रहा था कि किस तरीके से अगर लूफी को उसको पायरेट किंग बनाना है तो उसको भी किंगली एम्बिशंस रखना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी तरीके से ओडा सेटअप कर रहा है सांजी के कॉन्कर्स हाकी को लेके, और वो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है सांजी का कॉन्कर्स हाकी बाय द वे, क्योंकि सांजी का फाइटिंग स्टाइल इतना इंसेंट लेवल का है। ही हैज अ स्वैगर, और अगर उसमें हम लोग कॉन्कर्स हाकी ऐड करेंगे तो उसका ब्लू फ्लेम्स और जो कुछ भी है दैट इज गोइंग टू लुक विजुअली कूल इन द एनिमे इन माय ओपिनियन। तो सांजी का कॉन्कर्स हाकी कंफर्म्ड है, वो आने वाला है कॉन्कर्स हाकी हमारे भाई सांजी का जैपलिन के फाइट के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ हम लोग सेंट सोमस और जोरो के बीच में काइंड ऑफ अ कन्फ्रंटेशन देख रहे थे। वो पूरा मतलब जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत ज्यादा फनी था, क्योंकि सेंट सोमस बोलता है कि मेरा एसोसिएट काइंड ऑफ बच्चों को किडनैप करने में मतलब वो बच्चों को किडनैप करके यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। तो जोरो बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, मेरा भी एसोसिएट वहां पर ही है, पर तेरा एसोसिएट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मेरा एसोसिएट तेरा एसोसिएट को मार देगा। ये मेरे को काइंड ऑफ फनी लगा था यार। जोरो इज अ वेरी फनी कैरेक्टर मैन, दैट गाय माय बॉय ब्रो, जोरो इज माय बॉय ब्रो। आई डोंट नो व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस गाय, बट ही इज ऑलवेज कूल ब्रो। पर मेरे लिए पर्सनली जोरो वर्सेस सेंट सोमस फाइट थोड़ा अंडरवेलमिंग होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना पावर शेयर किया है, बट स्टिल इन माय ओपिनियन जोरो शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद फाइटिंग दिस गाय सेंट सोमस इन माय ओपिनियन। अब हालांकि हम लोगों ने जो गॉड वैली का फ्लैशबैक है उसमें देखा था किस तरीके से हमारे भाई रेली ने ठोक दिया था सेंट सोमस को एक स्लैश में रेली ने ठोक दिया था। तो कितना भी ये बंदा सेंट सोमस एडवांस्ड हो जाए, कितना भी पावरफुल हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो ही इज अ चैलेंज टू मेरा भाई रोरोनोआसो।
जोरो, ठीक है। आई जस्ट पर्सनली बिलीव दैट इट टू बी अ केस, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही फ्लैश में ये पूरा फाइट खत्म हो जाएगा, बट आई बिलीव दैट जोरो शुड नॉट हैव मच डिफिकल्टी इन फेसिंग ऑफ अगेंस्ट सच काइंड ऑफ ओपोनेंट, इवन माय पर्सनल ओपिनियन। ऑलराइट, आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट। मंकी डी लूफी वर्सेस सेंट नरोना इमू, जो सपोजिटली फाइनल विलन है इस पूरे सीरीज का। ये पूरे फाइट में हम लोग मंकी डी लूफी को अपने गियर 5 में जाके कई सारे कार्टूनिश चीजें, लूनी टून्स, कई सारी चीजें करते हुए देख रहे थे हम लोग यहाँ पर उसको लूफी टून्स बोल सकते हैं। पर हाँ, वो जो एक टिपिकल चीज है गियर 5 के साथ, वो हम देख रहे थे, वही सब सारी चीजें कर रहा था हमारा भाई लूफी, और कई सारे वो पंचेस मारने की कोशिश कर रहा था इमू के ऊपर। इमू यहाँ पर हमको ब्लैक फ्लेम्स मैनिपुलेट करके कई सारे अटैक मारते हुए दिखाई दे रहा था, पर इमू ऑब्वियसली लूफी को जॉय बॉय की तरह देख रहा था इनिशियली ये पूरे फाइट में, और वो बोल रहा था, वो मतलब काइंड ऑफ रिकॉल कर रहा था जॉय बॉय को, कि जॉय बॉय ने एक टाइम पे कॉल किया था इमू को, और इमू कुछ बोल रहा था। आपको याद रखना चाहिए कि जॉय बॉय पहला पायरेट था अपेरेंटली। तो यहाँ पर इमू काइंड ऑफ हमको दिखाई दे रहा है कि इमू बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डरता भी है जॉय बॉय से, और उसको काइंड ऑफ पीटीएसडी है जॉय बॉय के नाम को ही लेके। तो दैट इज प्रीटी फनी। पर ये पूरे फाइट में मेरे को मतलब उतना एक्साइटिंग लगा नहीं है लूफी और सेंट नरोना इमू का फाइट। इट्स ऑल राइट मैन, आई कैन सी इट्स फनी दिस एंड दैट, बट आई वाज लाइक व्हाट एवर काइंड ऑफ थिंग मैन, आई जस्ट जेन्युइनली डोंट केयर मैन। ऑब्वियसली एनिमे में आएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा, वहां पर ये सब सारी चीजें करता है, पर मैंने बोला है कि डाउन साइड ऑफ गियर 5 इट्स इज वेरी चाइल्डिश एंड काइंड ऑफ कार्टूनिश काइंड ऑफ थिंग्स दैट लूफी डज। मैंने बोला है कि वो पूरा जो बैटल का इंटेंसिटी है उसको काइंड ऑफ थोड़ा घटा देता है, एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर मैन, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद इन द सीरीज। पर हाँ, इवेंचुअली हम देखते हैं कि लूफी और जॉय बॉय के फाइट में हमारा भाई इमू, सेंट नरोना इमू, अपने ब्लैक मैनिपुलेशन, ब्लैक फ्लेम्स के मैनिपुलेशन के जरिए से वो एक सोर्ड निकालता है, और ये बहुत ही एक खतरनाक सोर्ड दिखाई दे रहा था यार हमको, और वही सोर्ड के जरिए से वो लूफी को स्टैब भी करता है। जिस तरीके से उसने लोकी को छाती में स्टैब कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर इमू ने लूफी के छाती में स्टैब किया है, जो बहुत एक इंसेंट पैनल है मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक सो लूफी इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस मैन, आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू रिकवर। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लूफी हमको काइंड ऑफ मार्जिन भी बनते हुए दिखाई दे रहा था। इट्स क्रेजी मैन कि लूफी कुछ भी बन सकता है यार, वो जिनी बन गया था एक टाइम पे यार, और वो मतलब जिनी बन के पंच मारने की कोशिश कर रहा था इमू को, बट इट्स लाइक वट एवर काइंड ऑफ अ थिंग मैन, लाइक एट द एंड ऑफ द डे इमू स्टैब्स लूफी इन द चेस्ट विथ हिज सोर्ड, आइकॉनिक सोर्ड, लेजेंडरी सोर्ड, और इमू बोलता है लूफी को कि तू जॉय बॉय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा वीक है, तू बहुत ज्यादा कमजोर है, तू जॉय बॉय नहीं हो सकता है। मैं डेफिनेटली आप सर्टन हो कि तू जॉय बॉय नहीं है। तो वो हमको दिखाता है कि इमू, मुझे नहीं लगता है, मैं मतलब पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये इमू का फुल स्ट्रेंथ है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है, ठीक है। आई एम जस्ट नॉट विलिंग टू बिलीव दैट दिस गाय इज शोइंग हिज ट्रू एक्सटेंट ऑफ हिज पावर। लाइक मेरे को नहीं लगता है कि ये ऐसा केस है मेरे भाई, ठीक है। अभी तक तो वो मतलब सोर्ड निकाल रहा था, बॉम्ब्स मार रहा था, और वो सब सारी चीजें कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बट आई थिंक दैट ही इज नॉट शोइंग हिज फुल स्ट्रेंथ, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और लूफी, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेप से वो रिकवर करने वाला है, मुझे नहीं लगता है, मे बी वो कर ले, आई डू नॉट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। पर हमने देखा था कि कायदो के फाइट के अगेंस्ट लूफी बहुत मार खाया था यार, बहुत मार खाया था, बहुत मार खा के बाद में अल्टीमेटली ओडा को प्लॉट आर्मर डालना पड़ा, कई सारी चूतियापा इंक्लूड करना पड़ा कायदो को हराने के लिए। पर यहाँ पर ये फाइनल विलन है, और फाइनल विलन सब सारे लोगों को औकात दिखा रहा है कि उनका औकात कहाँ पर है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगता है कि मे भी लूफी उतना डैमेज दे, या आगे चलते हुए मे भी वो किसी तरीके से रिकवर करके डैमेज दे इमू को, जिसकी वजह से इमू फिर से मारिचुआ पे चले जाए। वही मुझे रिट्रीट पॉसिबल लग रहा है इस टाइम पे। आई डू नॉट थिंक दैट इमू इज गोइंग टू लूज दिस एंटायर बैटल, वो वैसा होना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन में। पर आगे चल के लूफी क्या करेगा नेक्स्ट चैप्टर में, वो बहुत ही एक देखने लायक बात रहेगा। पर जो कुछ भी है, अगर इमू को रिट्रीट करवाता है लूफी, कुछ भी डैमेज देता है, किसी भी कैपेसिटी में डैमेज दे के इमू को रिट्रीट करवाने में मजबूर करता है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए इमू का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पर वो आया था, तभी हम देख रहे थे कि वो ब्लीड कर रहा था, और ये हमको बहुत ही हिंट्स दिया गया है कि
कि मतलब ईमू यहाँ पर लोअर लेवल पे ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है। वो कैसल पेंजिया में साथ मतलब अपना पूरा ज़िंदगी बिताता है, वो मतलब नीचे आके ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है। वो उसका केस क्या है, क्या वो कर्स्ड है, वो सब सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, पर वही एक मेजर रीज़न होगा कि क्यों और कैसे ईमू बेसिकली पीछे जाएगा, या कैसे वो अपेरेंटली हारेगा, कोट ऑन कोट हारेगा, अगर वो तो उसको मतलब लॉस बोलता है। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता था, और मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल व्यू है कि लोकी और ईमू का फाइट मच मोर एंटरटेनिंग था रादर देन लूफी और ईमू का फाइट। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ऑब्वियसली लूफी और ईमू का फाइट रैप अप नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, हालांकि ईमू ने स्टैप किया है लूफी को फिर भी, पर देखेंगे यार कैसे चीजें टर्न आउट होता है, कैसे चीजें एस्केलेट होता है। ब्रुक और गुनको के बीच में क्या होगा, क्या गुनको काइंड ऑफ फिर से अपने सेंसेस में आएगी, ईमू कैसे रिट्रेट करेगा, कैसे मतलब हम लोग ये पूरे आर्क से बाहर निकलेंगे। ऑलरेडी ये आर्क लेजेंडरी रहा है यार, मैं तुझे बताता चलूं, लेट्स नॉट गेट इट ट्विस्टेड ऑलराइट। ये आर्क स्टार्ट बहुत ही धीरे तरीके से हुआ था, मैं मतलब फील नहीं कर रहा था जिस तरीके से लूफी और स्ट्राइड पायरेट्स आए थे एल्बेफ में, काफी स्लो हुआ था। पर जैसे ये पेस पकड़ा है यार, जैसे पेस पकड़ा है ये आर्क, डेफिनेटली जो ज़बेक का फ्लैशबैक था वो लेजेंडरी था। हालांकि होली नाइट्स थोड़े चूतिया लग रहे थे मेरे को इनिशियली, अभी भी चूतिया ही लग रहे हैं मेरे को, उतना मतलब उन लोग खास विलन की तरह नहीं लग रहे हैं, पर ईमू के इन्वॉल्वमेंट के बाद डेफिनेटली बहुत सारी चीजें चेंज हुआ है। और ईमू कैसे एग्जिट करेगा वो भी डिपेंड करेगा ये पूरे आर्क के क्वालिटी में मेरे हिसाब से। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार, तुम कैसे रीड कर रहे थे, तुम्हारा मतलब क्या थॉट प्रोसेस है ये सब सारी चीजों को लेके, मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रख, ये तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।